नमस्कार। आज के इस डीप और शानदार विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही तेज और दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। भारत के संविधान की मजबूत बुनियाद से लेकर दुनिया भर में घट रही ताज़ा घटनाओं की धड़कन तक हम सब कुछ कवर करेंगे। हम उन बुनियादी नियमों को भी समझेंगे जो हमारे राष्ट्र को चलाते हैं और उन रोजमर्रा की घटनाओं को भी जो हमारी दुनिया का भविष्य तय कर रही हैं। तो चलिए, बिना कोई समय बर्बाद किए सीधे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस किताब की जो हमारे देश को चलाती है। हमारा संविधान कोई धूल खाती हुई पुरानी किताब नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक जीवित, सांस लेता हुआ दस्तावेज है जो लगातार विकसित होता रहा है। सोचिए, संविधान के भाग 20 के तहत, जिसमें अनुच्छेद 368 शामिल है, जिसे दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था, हमारे देश ने अब तक पूरे 106 आधिकारिक संविधान संशोधन अधिनियम पारित किए हैं। 106। और कहानी यही नहीं रुकती। हाल ही में 129वां संशोधन बिल भी आ चुका है, जो वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव के बड़े प्रस्ताव से जुड़ा है। है ना कमाल की बात कि हमारी व्यवस्था समय की जरूरतों के साथ कितनी तेजी से खुद को ढाल रही है। अगर हम शुरुआती दशकों के सफर पर एक नज़र डालें तो एकदम साफ हो जाता है कि आज़ादी के बाद देश का ढांचा कैसे बुना गया। 1951 के पहले संशोधन से शुरुआत हुई और फिर 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही थीं। इसी बीच 21वें और 36वें संशोधन ने सिंधी भाषा और सिक्किम राज्य को हमारी व्यवस्था का एक पक्का हिस्सा बना दिया। फिर आता है 1971 का 26वां संशोधन। यह सच में एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि इसने राजा महाराजाओं को मिलने वाली प्रिवी पर्स को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन जिस चीज़ पर सबसे ज्यादा ध्यान जाता है वो है 1976 का 42वां संशोधन। 70 के दशक के इस भारी भरकम बदलाव को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तक कह दिया जाता है। इसी ने प्रस्तावना में समाजवाद और पंथ निरपेक्षता जैसे भारी शब्द जोड़े और नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य भी तय कर दिए। चलिए, सफर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। 1970 और 80 का दशक, ये वो दौर था जब नागरिकों के हाथ में असली ताकत आ रही थी। 1978 के 44वें संशोधन को ही ले लीजिए। इसने संपत्ति के अधिकार को बस एक कानूनी अधिकार बना दिया। फिर राजनीति में थोड़ी स्थिरता लाने के लिए 1985 में 52वां संशोधन आया, जो दल बदल विरोधी कानून लेकर आया। लेकिन लोकतंत्र की जो असली तस्वीर बदली ना, वो 1989 के 61वें संशोधन से बदली। सोचिए, मतदान की उम्र 21 साल से घटाकर सीधे 18 साल कर दी गई। इसके ठीक बाद दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का खास दर्जा मिला। और हाँ, ऐतिहासिक 73वें और 74वें संशोधन को कैसे भूल सकते हैं। इन्होंने गांव की पंचायतों और शहरी नगर निकायों को संवैधानिक मान्यता दे दी। मतलब सत्ता सीधे जमीनी स्तर तक पहुंच गई। और इस पूरी प्रक्रिया को सोने पे सुहागा बनाया 2002 के 86वें संशोधन ने, जिसने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया। अब बात करते हैं प्रशासन और सीमाओं की। 2003 में कई अहम फैसले हुए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन हुआ। फालतू खर्च रोकने के लिए कैबिनेट का साइज फिक्स कर दिया गया और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जैसी भाषाओं को आधिकारिक मान्यता मिली। लेकिन इस पूरे दौर का सबसे दिलचस्प मोड़ था 2014 का 99वां संशोधन। इसके जरिए जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC बनाया गया था। और पता है क्या, ये भारतीय इतिहास के उन बहुत ही गिनचुने मामलों में से एक है जहां सुप्रीम कोर्ट ने पूरे के पूरे संविधान संशोधन को ही असंवैधानिक कहकर खारिज कर दिया। खैर, इसके ठीक बाद 2015 में 100वां संशोधन आया, जिसने भारत और बांग्लादेश के बीच जो दशकों पुराना भूमि सीमा विवाद था, उसे हमेशा के लिए सुलझा दिया। ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी। और अगर हम हाल के सालों की बात करें तो देश ने कई बड़े सामाजिक और आर्थिक बदलाव देखे हैं। 2016 तो याद ही होगा, जब ऐतिहासिक वस्तु एवं सेवा कर यानी GST लागू हुआ। इसने पूरे टैक्स सिस्टम को पलट कर रख दिया। उसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला और 10% EWS कोटा भी लागू हुआ। 2020 और 2021 भी काफी हलचल भरे रहे। SC/ST आरक्षण की अवधि बढ़ाई गई और राज्य सरकारों को अपनी OBC लिस्ट खुद तय करने की पावर वापस मिल गई। और एकदम लेटेस्ट 2023 का 106वां संशोधन, इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है, जिसने महिलाओं को विधायी निकायों में आरक्षण दिया है। ये सारी चीजें बहुत ही न्यूट्रल तरीके से हमें बताती हैं कि कैसे संविधान वक्त की जरूरतों के हिसाब से अपडेट होता रहता है। खैर, ये तो बात हुई उन नियमों की जो हमारे देश को चलाते हैं। लेकिन ये नियम किसी बंद कमरे में काम नहीं करते।
ये एक बहुत तेजी से बदलती दुनिया का हिस्सा है। तो भारत के अंदर की इस व्यवस्था को समझने के बाद अब दुनिया की धड़कन को महसूस करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के समय में चाहे घरेलू नीतियां हों या इंटरनेशनल इवेंट्स, सब कुछ आपस में एक जाल की तरह जुड़ा हुआ है। तो आइए अब थोड़ा ग्लोबल गियर में शिफ्ट करते हैं और आज की सबसे अहम घटनाओं को डिकोड करते हैं। ग्लोबल हालात की बात करें तो सबसे चौंकाने वाली खबर ऐतिहासिक यूफ्रेटिस नदी से आ रही है। दजला फरात के नाम से मशहूर ये नदी, जो तुर्की से लेकर सीरिया और इराक तक बहती है, कभी इसी के किनारे महान मेसोपोटामिया सभ्यता फली फूली थी। मतलब ये नदी एक पूरी सभ्यता का पालना रही है। लेकिन आज की सच्चाई सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। नासा के ग्रेस सैटेलाइट का नया डेटा कंफर्म करता है कि बढ़ते तापमान, कम बारिश और अंधाधुंध बांधों के बनने से साल 2040 तक ये नदी पूरी तरह यानी 100% सूख जाएगी। जरा सोचिए, एक ऐसी नदी जिसने इतिहास रचा, वो गायब होने वाली है। ये सिर्फ एक नदी का सूखना नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज और हमारे रिसोर्स मैनेजमेंट का एक जीता जागता भयानक अलार्म है। इन बड़ी ग्लोबल चुनौतियों के बीच विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी रैपिड फायर स्पीड से चल रहा है। जैसे नीदरलैंड को ही ले लीजिए, वो समंदर को रोकने वाले अपने बेहतरीन डाइक सिस्टम के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अब वही नीदरलैंड गुजरात की कल्पसर सिंचाई परियोजना में अपनी तकनीक देने के लिए भारत के साथ हाथ मिला चुका है। उधर कृषि को अपग्रेड करने के लिए बिहार के हाजीपुर में देश का तीसरा NIFTEM स्थापित किया गया है, ताकि फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा मिले। और अगर हम टेक की बात करें तो नई दिल्ली में हुआ हेल्थ AI कॉन 2026 भी एक गेम चेंजर है। इसका फोकस पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मेडिकल फील्ड में क्रांति लाने पर है। जमीनी स्तर की बात करें तो नक्सल प्रभावित बस्तर में 26वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की अहम बैठक हुई, जो प्रशासन को सीधे उन इलाकों में पहुंचाने की कोशिश है जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अब कुछ क्विक और बड़े इंस्टीट्यूशनल अपडेट्स पे नजर डालते हैं। प्रशासन के मोर्चे पर एक बहुत ही बड़ी खबर आई है। केंद्रीय सूचना आयोग ने साफ कर दिया है कि हमारा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI कोई सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि BCCI अब RTI एक्ट 2005 के दायरे से पूरी तरह बाहर हो गया है। एक और बड़ा अपॉइंटमेंट हुआ है। करोड़ों लोगों की पहचान संभालने वाले विशाल आधार इकोसिस्टम के नए CEO बने हैं IAS अधिकारी सौरभ विजय। और खेलों में वहां भी कमाल हो रहा है। अरविंद चिदंबरम रियाद में होने वाले स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। स्पोर्ट्स में शतरंज और हाँ, वेट लिफ्टिंग में तो भारत ने एशियाई चैंपियनशिप में 1 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 10 मेडल अपने नाम कर लिए हैं। एकदम शानदार प्रदर्शन। तो इन सब बातों को अगर हम एक धागे में पिरोएं तो एक बहुत ही गहरा सवाल सामने खड़ा होता है। एक तरफ हमारी वो ऐतिहासिक संवैधानिक नींव है जो 106 संशोधनों से गुजरकर आज भी चट्टान की तरह मजबूत और फ्लेक्सिबल है, और दूसरी तरफ तकनीक, खेल और सूखती नदियों जैसे तेजी से बदलते ग्लोबल हालात हैं। सोचने वाली बात है कि ये दोनों मिलकर हमारे आने वाले कल को कैसा आकार देंगे। आज के इस विश्लेषण से यकीनन बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। चीजें इसी तरह लगातार इवॉल्व होती रहती हैं और इन बदलावों को समझना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।